जो हमारे दही इलाकों में जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को तो मतलब बहुत सारी इजाज़तें हैं ही नहीं और बहुत सारी मसाइल उनके ऐसे हैं कि जो वो एड्रेस ही नहीं कर पाती या रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। उस हवाले से रियासत को क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? इस पे ना ऑलरेडी लॉ मौजूद है, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। सही। फेडरल का एक लॉ है जिसे कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन, उसका एक एक्ट है वो मौजूद है। पंजाब का एक अपना पंजाब वुमेन कमीशन एक है। इसके अलावा एक एक्ट और भी है जिसे हम कहते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 2014 का है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ और लॉज भी 2019-20 में है। इवन मैडम ने जो 2016 के एक्ट की बात की थी ना, वो 2022 में अलीजा बाजवा साहब की एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये 6 साल से पड़ा है और बाकी सारे सूबों ने कमेंट्स किया हुआ, क्योंकि इसके सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 था, वो कहता था इट शैल कम इनटू फोर्स नॉट एट वंस बट सम अदर डेट, जो भी गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफाई करी। तो उन्होंने कहा 6 साल हो गए आपसे नोटिफाई नहीं होता। तो एंड पे जाके उन्होंने फिर नोटिफाई उसको गवर्नमेंट ने किया। पर उस लॉ में भी ये जो जितनी भी इस वक्त हमें वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी नज़र आती है वो सारी उसके तहत बनी हुई है। जहाँ तक देही ख़वातीन की बात है, ये जो मैंने आपको लॉ बताया ना जिसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एक तो फेडरल का भी और पंजाब का अपना कमीशन फॉर वुमेन है, इसका जो फंक्शन है इसके सेक्शन 6 की सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए में लिखा वो पहला यही है कि जी इन्होंने जो सेंसिटाइज करना है इस मामले को, अवेयरनेस, और इसके अलावा इन्होंने लॉज, वो लॉज जो ख़वातीन को इफेक्ट करते हैं और उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं अगर हो रही, अगर उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसमें जो अमेंडमेंट होनी है, जो रीजनेबल अमेंडमेंट है, उसका प्रपोजल भी उन्होंने देना है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लॉ है वो तो मौजूद है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। यहाँ पे अब सिर्फ कोर्ट्स ही एक फॉरम नहीं है। एक 2021 में एक एक्ट आया जिसके अंदर हमने कहा इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन, 2021 का एक्ट है। उसके तहत हमने एम्पावर कर दिया फेडरल ने जो ombudsperson है दैट इज ऑलरेडी हु इज ऑलरेडी वर्किंग अंडर द एम्बिट ऑफ जो होती है ना हमारी वायलेंस या हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसकी ombudsperson को उसका चार्ज दिया हुआ है। पंजाब ने भी अपनी ombudsperson को उसका चार्ज दिया हुआ है अपनी हद तक। तो ये एक फॉरम मौजूद है जो कि सिविल कोर्ट से हट के भी उनको रेमेडी अवार्ड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। पर मेरे नज़दीक उसमें एक लीगल इशू ज़रूर मौजूद है कि वो लॉ जो इन्होंने बनाया हुआ है ombudsperson का, उसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। सही। उसके साथ पढ़ा जाएगा। सही। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर सेक्शन से ओवरराइडिंग इफेक्ट दे नहीं सकते थे, आपको देना नहीं चाहिए था। पर वो तो लीगल इम्प्लीकेशन है, पर लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती। औरतों को अभी भी हिस्सा लेने के लिए हमारी सिविल कोर्ट में 80% केसेस जो विरासत के होते हैं ना, या अचानक जो लिमिटेशन से बचने के लिए वो ये होते हैं कि जी मेरी दादी को हिस्सा नहीं मिला, मेरी नानी को हिस्सा नहीं मिला, मेरी फूफी को हिस्सा नहीं मिला। उसके ऊपर जाके जो है ना वो प्रॉपर्टी को स्टे ले लेते हैं और लंबा चला रहे होते हैं। असल में बेनिफिशियरी वो खुद होते हैं, बेनिफिशियरी लोग खुद होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ जो समझने वाली होती है वही होती है कि कौन से केसेस में लॉ ने अपना रास्ता लेना और कहाँ पे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकना। सही। जो ख़वातीन है गाँव देहात की, उनमें से अक्सर मैटर्स में 90% देहात में मैंने जो नोट किया वो ये है कि औरतें अपने भाइयों को हिस्सा दे देती हैं, वो लिख देती हैं, छोड़ देती हैं, ये लिखती भी नहीं है, या कई दफ़ा भाई वैसे साइन करा लेते हैं और जो है वो कब्जा कर लेते हैं। काजी फाइजा साहब की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा नोट किया। उन्होंने कहा जी औरतों के हकूक जो उनसे छीन लिए जाते हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है, हम वो देंगे। और इसीलिए लिमिटेशन ऐसे केसेस में अप्लाई नहीं कर रही होती जहाँ पे औरत भी इन्वॉल्व हो और जहाँ पे उसकी इनहेरिटेंस का क्लेम आ रहा हो। बिल्कुल। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके लिटिगेशन और प्रैक्टिस के हवाले से, आप क्योंकि रेगुलरली ऐसे केसेस को देखते हैं, डील करते हैं, हमारे मुआशरे में